Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूं नए यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आइडिया दे दिया था, आज की जो क्लास है थोड़ा सा हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल्स। हमारे देश को डेमोक्रेसी बनने के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए हमारे देश को बहुत ज़्यादा, हमारे देश के लोगों को मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। क्योंकि हमने क्या है, वो गुलाम जो हम पहले थे, जब हम रूल थे अंग्रेज़ों के, उसे हम अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे। हमने उस टाइम पर बहुत सारी मेहनत करी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मूवमेंट्स करे, आंदोलन, और बहुत सारी मौतें भी हुई, बलिदान भी दिया। तो हमारे देश को फ्री कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था लीडर्स ने, रेवोल्यूशनरीज़ ने भी, क्रांतिकारियों ने भी, नेताओं ने भी। तो अब जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो अब सवाल ये था कि हमारे देश को ज़रूरत थी चलाने के लिए। तो देश को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो लोगों ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों ने मेहनत करनी स्टार्ट करी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा देश चलना स्टार्ट हुआ। हमारा देश की जो गवर्नमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलती है, आपको पता है। फंक्शन जो वो करती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से करती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मदद की गई। वहीं से हमारा देश को रेगुलेट करना स्टार्ट हुआ। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं हमारे देश में, हमारी दुनिया में, जहाँ पर उन देशों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है कि हमारे देश में भी डेमोक्रेसी अप्लाई हो जाए, हमारे देश में भी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को, इलेक्टेड लोगों के द्वारा ही चलाई जाए। क्योंकि पहले जो थे वो राजा रानियों वाली मोनार्की के गवर्नमेंट चलती थी। तो लोग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमारे देश में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लोगों को पावर होती है कि वो अपने जो भी उन्हें पर्सन सही लगता है उसी को वो लीडर की फॉर्म में चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। इसीलिए हमारी जो डेमोक्रेसी में जो काम चलता है, जो रूलिंग जो करती है वो लोग ही करते हैं। क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट जो काम करती है वो लोगों की राय से काम करती है, लोगों के लिए काम करती है और लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है। द बेसिक आइडिया इज़ डैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। एक अगर हम बात करें हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, इसमें जो लोग जो काम करते हैं वो पार्टिसिपेशन से करते हैं। और पार्टिसिपेशन कैसे होगा? जब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करेंगे, अपनी मीटिंग्स करेंगे, मीटिंग्स में वो हमारे लीडर्स चुने जाएंगे। तो इस तरह से हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि वही नेता, वही लीडर्स आगे जाके क्या है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करेंगे, चलाएंगे। वही गवर्नमेंट के एज ए ऑफिसर्स काम करेंगे, उनके वर्कर्स की तरह काम करेंगे हमारे, और वही जवाबदेह होंगे। उनको हर एक्शन का जो भी गवर्नमेंट ले रही है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हम लोगों को चुनते हैं, जो हम नेताओं को, अपने लोग को चुन के नेता बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं, वो क्या है, हमको रिप्रेजेंट करते हैं जाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने उत्तर प्रदेश में जो है वो आदित्यनाथ जी को चुना, योगी आदित्यनाथ जी को। वो हमारे क्या है, सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो वो हमारे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे जाकर, कहीं भी अगर जाएंगे तो वो कौन सी गवर्नमेंट को करेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। ऐसे हमने नरेंद्र मोदी जी को चुना है इलेक्शंस में, तो वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बाहर वो मीटिंग्स में जाते हैं तो हमारी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो चुने हुए लोग हैं, यानी कि हम ही लोगों ने उन लोगों को चुना है, एज ए लीडर बनाया है
और वही लीडर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह की सिस्टम को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन की वजह से ही लोग क्या है, इलेक्शन एक ऐसा ज़रिया होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी वजह से हम क्या है पर्सन्स को चुनते हैं और वही जाके क्या हमारे लीडर्स की फॉर्म में बनते हैं। क्योंकि पीपल डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वहाँ पर इलेक्शन की ज़रूरत होती है। वो इलेक्शन एज अ नेताओं का टेस्ट होता है कि जो उसमें नेता पास हो जाएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, वही क्या है लीडर बन जाएगा, वही क्या है गवर्नमेंट का काम करेगा, गवर्नमेंट का ऑफिसर बन जाएगा और हम लोगों के लिए काम करेगा। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक, इसी तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं हमारे लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे स्टूडेंट्स। वो नेता मिलकर क्या बनाएंगे हमारे लिए, डिसीजंस लेंगे, रूल्स बनाएंगे, डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, सभी लोगों के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee। आज के दिनों में हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते डेमोक्रेटिक, जब तक हम नहीं बोल सकते, जब तक क्या है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अलाउ नहीं करती। अब इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, दिस मीन्स डैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यानी कि जितने भी युवा लोग हैं जिनकी ईयर जो है हमारी 18 ईयर से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनको वोट देने का अधिकार हमने दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वोट जो है हमारा क्या है, राइट है स्टूडेंट, और उसके लिए वोट उस पर्सन के लिए ज़रूरी होता है जहाँ पर हमें उस एरिया का डेवलपमेंट देखना है, और उस एरिया का डेवलपमेंट लीडर पे डिपेंड करता है कि उस लीडर जो वो कर रहा है वो डेवलपमेंट उस एरिया का कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो वोटिंग से ही हम अपने लीडर को चुनते हैं, ये हमारा राइट है, अधिकार है, इसको हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लोग वोट कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो 18+ जो लिखा हुआ है वो उसका मतलब ये है कि इसके लिए जो एज है पर्सन की वो 18 होनी चाहिए या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एज कम है तो वोट नहीं दे सकता, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज़्यादा की ही एज होनी चाहिए, तभी वो इंसान जाकर वोट दे सकता है और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है थ्रू इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ये हमेशा की तरह नहीं होता। क्यों? कैन यू बिलीव डैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। एक समय ऐसा भी था जो हमारा देश की गवर्नमेंट वो औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं देती थी कि औरतें हमारे देश के वोट नहीं दे सकती, और जितने भी जो पुअर पर्सन्स हैं, गरीब लोग जितने भी हैं, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन। पुराने टाइम पर जो सरकारें थीं, जो गवर्नमेंट्स थीं, वो सिर्फ आदमियों को ही अलाउड करती थी, मेल्स पर्सन को ही। बट उनके लिए क्या कंडीशन थी, सबसे पहले हु ओन्ड प्रॉपर्टी, या तो जिन आदमियों के पास संपत्ति होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, घर बार होना चाहिए, ठीक, एंड वर एजुकेटेड, पढ़े लिखे होने चाहिए वो व्यक्ति, तो वही लोग आगे जाके वोट दे सकते हैं। क्योंकि ये जो रूल था वो अंग्रेज़ों के टाइम से चला हुआ था। जब हमारा नेपोलियनिक कोड चला हुआ आ रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, तो उसमें भी यही था कि लोग जो पार्टिसिपेट करते थे मीटिंग्स में और वोट जब देते थे इलेक्शन के थ्रू, तो उन्हीं लोगों को चुनते थे जो लोग एजुकेटेड होते थे और जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, वही लोग जाकर वोट करते थे। बाकी बचे हुए औरतें, वुमेंस और जो गरीब लोग हैं, गरीब आदमी होगा, वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही वो एजुकेटेड है। दिस मीन्स डैट वुमेन्स एंड द पुअर एंड द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये हुआ कि औरतों को और गरीब लोगों को और जिनके पास, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अलाउड नहीं किया जाता था वोट देने के लिए, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी वो इन पीपल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। ये उस गवर्नमेंट के कानून के दायरे में नहीं आते थे।
द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। कंट्री जो काम करती है, देश जो काम करता है, वो गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए हैं देश को चलाने के लिए, वही उसी से ही हमारा देश चलता है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ लोग ही मिलकर बनाते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। अगर हम देश के आज़ाद होने से पहले की बात करें तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ही अलाउड किया जाता था वोट के लिए, और वो आपस में आकर मिलते थे, अपनी मेजॉरिटी बना लेते थे, वही आके जाके वोट दिया करते थे। बट सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। गांधी जी को पता चला इस बात का कि ये तो बहुत ही अनफेयर हो रहा है हमारे लिए, ये अन्याय हो रहा है लोगों के लिए, कि ऐसे भी तो लोग हैं हमारे देश में जो 18 साल से ऊपर हैं, जो एडल्ट हैं, बट जो पुअर हैं, जो अनएजुकेटेड नहीं हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, क्या वो हमारे देश के लोग नहीं हैं? क्या उनको वोट देने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? तो उसी के अगेंस्ट में ही उन्होंने बोले गांधी जी कि जो लोग हमारे देश में एजुकेटेड आ रहे हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट दे सकते हैं। और उन्होंने उन लोगों को फेवर किया जो लोग गरीब थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और जो फीमेल्स थी, महिलाएं हमारी, इन लोगों को फेवर किया, उनका साथ दिया। और इस प्रैक्टिस और इस डिमांड को उन्होंने बोला कि हर इंसान जो भी हमारे देश में एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और इसी को आगे बात को बढ़ाते हुए इसी को ही उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 में एक हमारी जर्नल निकलती थी, एज ए न्यूज़पेपर का काम करते थे, आर्टिकल निकलते थे, उसमें यंग इंडिया नाम था उस जर्नल का। उसमें क्या लिखा? गांधी जी सेड, आई कैनॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जिस आदमी के पास धन है, संपत्ति है, क्या उसे ही वोट देने का अधिकार है? बट डेट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। क्या ऐसा इंसान जिसके पास अच्छा चरित्र है, जो उस काम को करने के लायक है, जिसको अधिकार मिलना चाहिए, मगर जिसके पास पैसा नहीं है और ना वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? और that a man who works honestly by the sweat of his broad day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। और एक ऐसा इंसान जो ईमानदारी से काम करता है, खून पसीना बहाकर पूरे दिन रात एक करता है, क्या उसको वोट देने के अधिकार से हम वंचित रख सकते हैं? वो ऐसा कौन सा क्राइम कर रहा है, वो ऐसा गलत काम कौन सा कर रहा है? क्या वो गरीब है इसीलिए वोट नहीं दे सकता? तो इस बात को आगे बढ़ाकर गांधी जी ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रिंसिपल भी लॉन्च किया था। ये उनके व्यूज़ थे कि जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, बेशक वो गरीब हो, क्या वो गुनाह कर रहा है? क्या उसके को अधिकार नहीं मिलना चाहिए वोट देने का? तो ये बात गांधी जी ने एज अ पब्लिक में बताई लोगों को।